साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। अगर भारत की शासन प्रणाली को देखा जाए तो भारत की शासन प्रणाली का जो तीसरा प्रमुख आधार स्तंभ होता है वो आपकी न्यायपालिका होती है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि न्यायपालिका, आखिरकार भारत की न्यायपालिका क्यों एकीकृत है, एकीकृत न्यायपालिका क्यों कहा जाता है, और जो न्यायपालिका का जो भारत के अंदर जो न्यायपालिका है उसके संगठन को जानेंगे कि आखिरकार उसका संगठन किस तरीके से है। और साथ ही साथ आपको जो है उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित हम लोग जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और ये भी इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही होगी कि तदर्थ न्यायाधीश और मुख्य जो है कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं, इनकी नियुक्ति कब की जाती है, किस स्थिति में की जाती है, कौन करता है, और जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है, रिव्यू पावर क्या है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में साथियों मिलेंगी। तो चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है कि जो शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ जो है न्यायपालिका को माना जाता है। अब भारत की न्यायपालिका के संबंध में देखा जाए तो जो भारत की शासन प्रणाली है वो तो संघीय शासन प्रणाली है, यानी भारत राज्यों का संघ होता है, राज्यों से मिलकर के आपका एक देश यानी संघ बना है। लेकिन अगर न्यायपालिका की बात की जाए तो वो आपका क्या है, भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। तो एकीकृत न्यायपालिका से आशय ये है कि जो न्यायपालिका है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक एकल न्यायपालिका यानी सीधा एकीकृत है। उसमें न्यायिक शक्ति, जो न्यायिक पावर है उसका बंटवारा नहीं किया गया है। कहने का मतलब केंद्र एवं राज्य के लिए अलग अलग न्यायिक व्यवस्था नहीं की गई है। भले राज्य के अंतर्गत आपकी कोर्टें बनाई गई हैं, जैसे हर राज्य में सुविधानुसार हाई कोर्ट है, और आपको आप देख रहे हैं इन सभी का के ऊपर सबसे शीर्ष पे आपका सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे भारतवर्ष में मात्र एक है, और वो अंतिम आपका होता है। कहने का मतलब यदि आप किसी मामले को लेकर के आप मजिस्ट्रेट न्यायालय में जाते हैं, सबसे निचली अदालतों मजिस्ट्रेटी न्यायालय से लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट जो आपकी जो कोर्ट है वहां तक जाते हैं, जिले की कोर्ट तक जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी जो है न्यायिक शक्तियाँ आपकी बटी हुई नहीं है, इसीलिए भारत की जो न्यायपालिका है आपकी वो आपकी एकीकृत मानी जाती है। अब इसके बाद हम लोग चलिए सीधा चलते हैं, वो एकीकृत न्यायपालिका है। अब चलिए देखते हैं कि यदि बात की जाए जो भारत के न्यायपालिका के संगठन की, तो भारत के न्यायपालिका के संगठन की बात करिएगा तो भारत के न्यायपालिका के सबसे शिखर पे यदि कोई बैठा है तो आपकी सर्वोच्च न्यायालय होती है, और इसकी संख्या भारतवर्ष में मात्र एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे की जो न्यायालय है उसे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है, और इसकी संख्या आपकी टोटल मिला के लगभग 24 है। अब यदि उसके नीचे की बात की जाए तो अधीनस्थ, हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होती हैं, और हाई कोर्ट की जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन्हें जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो जिला जज बैठते हैं यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो यदि जो है वो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं तो उन्हें जो है जिला जो है न्यायाधीश के या उन्हें जिला न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है, यानी वो डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अगर वही जज जो है मान लीजिए वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं, तो अगर वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं तो उन्हें सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। अब वही उसके नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे भी उसकी अधीनस्थ न्यायालय होती हैं बहुत, तो वो आपकी जिले के अंदर ही होती हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट न्यायालय या मुंसफ न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अब ये मुंसफ न्यायालय भी देखा जाए या मुंसफ न्यायालय या मजिस्ट्रेटी जो न्यायालय होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं, यानी आपके सिविल, जब ये सिविल मामलों के यानी एक होते हैं सिविल मुंसफ मजिस्ट्रेट, एक आपके होंगे सिविल मुंसफ मजिस्ट्रेट, और एक होंगे आपके जो है अपराध यानी आपराधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो जो सिविल मामलों की जब वो सुनवाई करते हैं तो उन्हें मुंसफ मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अगर वही आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं या कोई आपराधिक के लिए अलग न्यायाधीश रखा गया है तो वो जो मजिस्ट्रेट होगा उसे जो है आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से, यानी मुंसफ मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो मुंसफ न्यायालय के अंतर्गत। और देखिए सबसे नीचे
जो न्यायपालिका के सबसे निचले पायदान पे होती है वो न्याय पंचायतें होती हैं, और न्याय पंचायतें हर राज्यों में नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जहां पर जो है पंचायती राज व्यवस्था 1947 के तहत जो है न्याय पंचायतों का गठन किया गया है, जहां पे छोटी मोटी जो आपकी अपीलें होती हैं वो इस न्यायालय द्वारा हल होती हैं। कहने का मतलब यहाँ से न्याय पंचायत, मुंसब न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, तो ये भारत में जो है देखा जाए तो न्यायपालिका का इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। अब हम लोग बात करते हैं सीधा जो है जो न्यायपालिका के जो सबसे सर्वोच्च शिखर पे बैठी अगर कोई संस्था है तो उसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये न्यायपालिका की सबसे सुप्रीम बॉडी है यानी सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग एवं किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में संपूर्ण जानकारी भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच वर्णित है, यानी भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच ये वर्णित है आपकी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके प्रमुख अनुच्छेदों की। तो इसके जो प्रमुख अनुच्छेद पे जाइएगा तो जो पहला सबसे प्रमुख अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 124 है। अब 124 अनुच्छेद क्या है भाई? यह सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं उसके स्थापना की बात करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन से आशय है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसके कितने कुल न्यायाधीश होंगे, कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में बात करी जाए तो कुल मिला के 31 न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत, जिसमें 30 न्यायाधीश होते हैं और एक आपका उसमें चीफ जस्टिस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। अब बात आती है अनुच्छेद 126 जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी इसका संबंध अनुच्छेद 126 का संबंध कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेके है। अब यहाँ ध्यान में ये रखना है कि भाई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? तो यह नियुक्ति उस कंडीशन में की जाती है जब जो है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसका पद रिक्त हो या वो अनुपस्थित हो या वो किसी कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। तो इन तीनों हालात, जब ये तीनों हालात इस कंडीशन में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, और बगैर किसी से परामर्श लिए, इसमें किसी से परामर्श राष्ट्रपति नहीं लेता है। ऐसे कंडीशन में सीधा जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जब आपका जो चीफ जस्टिस है वो उसका पद रिक्त हो या वो अनुपस्थित हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में किसी कारणवश असमर्थ हो। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब आगे है अनुच्छेद 127 जिसे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का पावर यहाँ पे दिया गया है, यानी 127 का संबंध तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से है। अब ये जानना है कि आखिरकार तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है। देखा जाए तो अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तो कुल न्यायाधीशों की संख्या मिला के 30 और 31 है, लेकिन कभी कभी जब सत्र के आरंभ में जैसे बहुत सारे जो जज होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसे कंडीशन में सत्र के आरंभ में जो है गण पूर्ति के लिए उसकी संख्या को मेंटेन करने के लिए जो है मुख्य न्याय ध्यान में रखना है, यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, यानी चीफ जस्टिस करते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझना है। वहाँ पे आपने देखा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है बगैर किसी के परमिशन के, लेकिन यहाँ तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? आपके जो है चीफ जस्टिस करेंगे, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। लेकिन यह जो है परमिशन लेते हैं राष्ट्रपति से परमिशन लेने के उपरांत, यानी राष्ट्रपति से परमिशन ले करके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। किस कंडीशन में होता है इसका भी जिक्र आपका हो गया। लेकिन भारत के अंदर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये भारत के अंदर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान आपका फ्रांस से लिया गया। तो इस तरीके से आप समझ पाए कि जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
क्या है और तदर्थ न्यायाधीश क्या है, इनके बीच क्या डिफरेंसेस है और कौन कैसे क्या स्थिति, ठीक है। तो ये आपको राष्ट्रपति से सहमति लेकर के ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। आगे है 129 जो है। अब देखिए कहता है उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेखी न्यायालय घोषित करता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 है जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, वो जो सुप्रीम कोर्ट है यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसे एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में घोषित करता है। कारण क्या है, उसे अभिलेखी न्यायालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जितने भी आपकी अपीलें होती हैं या जो भी आपके जो है निर्णय लिए जाते हैं या जो कुछ भी होता है, ये सारी चीज़ें लिखित रूप से होते हैं और उसके अभिलेख को यानी जो डिसीजन आते हैं, जो निर्णय आते हैं, जो कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सुरक्षित रखी जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए जो भी जितने डिसीजन या निर्णय लिए जाते हैं, तो इस तरीके से जो है उसे एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में देखा जाता है। अनुच्छेद 129 के तहत आपका ये अभिलेखी न्यायालय होता है, ठीक है। यहाँ सारे अभिलेख आपके सुरक्षित होते हैं। अब बात अनुच्छेद 130 की करते हैं। अनुच्छेद 130 का संबंध किससे है? यह उच्चतम न्यायालय के स्थान की बात करता है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय की अगर हम स्थान की बात करें तो उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। मात्र एक ही स्थान है उच्चतम न्यायालय का, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी जो है आप देखेंगे तो हैदराबाद या कभी कभी श्रीनगर, ज़रूरत के हिसाब से जो है यहाँ पर भी जो है न्यायालयों मतलब कुछ दिन के लिए जो है मामलों को जैसे मामला कोई है उसको निपटाने के लिए यहाँ पे कभी कभी जो है स्थान चेंज भी किया जाता है, मतलब वहाँ पे उसकी सुनवाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेन आपका जो है उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 के तहत आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। अब अनुच्छेद 131 की बात करते हैं। अनुच्छेद 131 क्या कहता है? यह उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की बात करता है। दरअसल देखा जाए तो जो उच्चतम न्यायालय है वो भारत की जो है न्यायपालिका की देखा जाए तो सुप्रीम बॉडी है और यहाँ पे सारे मामले नागरिकों के मौलिक अधिकार से लेकर के, क्योंकि इसका जो दायरा है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि यह देखा जाए तो यह जो है अपने देश की जो है सबसे अंतिम एवं सर्वोच्च न्यायालय होती है, तो इसलिए इसका आधिकारिक क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। इसके दायरे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसका वर्णन हम लोग इसके आगे की वीडियो में करेंगे जब हम लोग इन सब चीज़ों पे और अलग तरीके से इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना समझना है कि 131 जो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 136 की। देखिए अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त यानी स्पेशल लीव टू अपील की बात करता है। यानी विशेष इजाज़त, कभी कभी उच्चतम न्यायालय किसी चीज़ को लेकर के विशेष इजाज़त देता है और उस प्रमुख मुद्दों पर जो है डिस्कस करने की बात करता है। लेकिन सबसे लास्ट वाला जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है अनुच्छेद 137। आता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, जो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिली है वो किस अनुच्छेद के तहत है या इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यानी रिव्यू का पावर मिला है। इससे आशय है कि जो उच्चतम न्यायालय जो कोई डिसीजन आता है, जो कोई इसके द्वारा निर्णय दिया जाता है, तो इसके बाद जो है उच्चतम न्यायालय या मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया या नीचे की अधीनस्थ न्यायालय कोई डिसीजन दी, तो उनके द्वारा जो निर्णय होते हैं या जो डिसीजन लिए जाते हैं तो उसके ऊपर जो है न्यायिक उसका रिव्यू करने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है कि जो वो उन्होंने ऑर्डर किया वो ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय संविधान का मौलिक ढांचा है कहीं उसका तो उल्लंघन नहीं न कर रहा है, या कहीं न कहीं नागरिकों को ऐसा तो नहीं कि इस ऑर्डर के आने से, इस लॉ के बन जाने से, इस विधि के बन जाने से कहीं जो है आपके जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का तो हनन नहीं न हो रहा है। तो इस तरीके से जो उच्चतम न्यायालय होती है उसके पास पुनर्विलोकन का पावर होता है। दो तरीके का होता है, एक न्यायालय के द्वारा जो दिए गए ऑर्डर हैं और जो आपकी जो विधायिका है वो कोई कानून बनाती है, कोई विधि बनाती है, तो उसके द्वारा जो कोई विधि बनती है उस विधि के बन जाने के बाद इसी पावर के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होती है पुनः उस कानून का रिव्यू करती है, उसके ऊपर न्यायिक पुनर्विलोकन करने का यानी पुनः उसकी जांच करने का जो ये लॉ बना है कहीं ये जो भारतीय संविधान इसका जो मौलिक ढांचा है कहीं इसको तो नहीं गड़बड़ कर रहा है या कहीं ना कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। ये सारा चेक करने का पावर जो है
ये जो है बहुत बड़े पावर होता है और ये आपको मिला है उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, रिव्यू का पावर ऑफ रिव्यू। तो साथियों ये रहा, इस वीडियो में आपने जाना कि वास्तव में जो है भारत की जो न्यायपालिका है वो आपकी एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका से अलग ये मतलब है कि भाई केंद्र एवं राज्य के लिए कहीं पर भी जो है न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। ये न्यायिक शक्तियां सीधे जो है लोअर कोर्ट से शुरू होती हैं और हाई कोर्ट जाते जाते ये सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं। यहाँ किसी भी लॉ, नियम, इन सब चीज़ों का कहीं पर भी बंटवारा नहीं किया गया है, ये एकीकृत है। फिर आपने देखा कि इसका कैसे संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। यह शंकु के आकार की है, सभी के शीर्ष पे आपका सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। फिर आप जाने कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अनुच्छेदों के ऊपर आपने देखा बहुत अच्छे से। तो फिर हम लोग अगली वीडियो में जो है जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य पावर हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अब ये तो प्रारंभिक रहा, फिर इसके बाद जो जो चीज़ें इसके आगे की हैं हम लोग उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो साथियों इसे शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।